आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं। कहने का मतलब ये हुआ कि कौन सी फसल में कब सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और वो सिंचाई की मुख्य अवस्था कौन सी कहलाती है। उन्हीं को ही हम सीधे कहते हैं विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं। तो विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं में हम जो भी फसलें होती है हमारी, चाहे वो धान वाली फसल हो या फिर पल्स वाली हो या ऑयल वाली फसल हो, सभी का हम एक एक करके समझेंगे कि किस अवस्था में कौन सी फसल को पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम उस अवस्था में यदि सिंचाई नहीं करते हैं तो कितना प्रतिशत नुकसान होता है और क्या अंतर पड़ता है, हम पूरा एक एक करके चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से वीडियो को समझेंगे। और पूरी फसलें जो भी कॉमर्शियल हो या जो भी उगाई जाती है उनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे कि कौन सी क्रांतिक अवस्था में कब पानी देना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए हर दिन जो है एग्रीकल्चर से संबंधित नए अपडेट लेके आता हूं और आज भी मैं आपके लिए नए अपडेट लेके आया हूं। इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक साइट है फसल और दूसरी साइट है क्रिटिकल स्टेज। तो सबसे पहले हम गेहूं से शुरुआत करेंगे। तो गेहूं की फसल में देखेंगे कि क्रांतिक अवस्था कौन कौन सी होती है सिंचाई की। तो चलिए हम समझते हैं। अब गेहूं की फसल में सिंचाई की 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती है, तो हम एक एक करके समझेंगे। तो पहली जो प्रथम सिंचाई जो होती है यानी पहली क्रांतिक अवस्था जो होती है बुआई के 21 दिन बाद आती है, जिसे क्या बोलते हैं, शीर्ष जड़ें जमने, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। इस अवस्था में पानी देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है गेहूं की फसल के लिए। अब इसके बाद में द्वितीय सिंचाई अवस्था देखेंगे, यानी द्वितीय जो क्रांतिक अवस्था होती है वो 40 से 45 दिन में आती है और उस अवस्था को क्या कहते हैं, कल्ले निकलने व फुटान स्टेज। उस अवस्था को क्या कहते हैं, कल्ले निकलने वाली या फुटान स्टेज, जिसे इंग्लिश में टेलरिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में भी जो है गेहूं जो है बढ़वार में रहती है और पौधा काफी ग्रोथ करता है, तो पानी देना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। अब देखते हैं तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था जो है सिंचाई की जो क्रिटिकल स्टेज होती है 60 से 65 दिन बाद आती है और यह अवस्था जो है गांठ बनने की अंतिम अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, गांठ बनने की अंतिम अवस्था कहलाती है और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेट जॉइंटिंग स्टेज बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है, इसे लेट जॉइंटिंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में हम चतुर स्टेज देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चतुर स्टेज में क्या दिया है, जो 80 से 85 दिन में आती है और इसको कौन सी स्टेज बोलते हैं, बालियां आते समय, जिसे फ्लोवरिंग या बटनिंग स्टेज भी कहा जाता है। जिसे क्या कहता है, 80 से 85 दिन की जो अवस्था होती है इसे बालियां आते समय या फ्लोवरिंग या बटनिंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में पंचम जो सिंचाई की अवस्था होती है या पांचवी जो क्रांतिक अवस्था होती है, तो वो क्या होती है, 100 से 105 दिन में आती है और इस अवस्था को दाने की दूधिया अवस्था के नाम से जाना जाता है। किस अवस्था के नाम से जाना जाता है, दाने की दूधिया अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब हम अगली और छठी लास्ट देखेंगे। छठी जो है स्टेज जो है 115 से 120 दिन में आती है और यह कब आती है, दाना पकते समय, जिसे डफ स्टेज कहा जाता है। जिसे कौन सी स्टेज कहा जाता है, डफ स्टेज कहा जाता है। फिर इसके बाद में हम थोड़ी सी जानकारी और समझेंगे गेहूं के विषय में। वो क्या है कि डफ अवस्था किसे कहेंगे, अपन डफ अवस्था किसे कहेंगे उसके बारे में समझ लेते हैं। डफ अवस्था, जब गेहूं के दाने में दूधिया अवस्था के बाद दाने सख्त होने लगते हैं। जब गेहूं के दाने में दूधिया अवस्था के बाद दाने सख्त होने लगते हैं, मतलब कठोर होने लगते हैं, तब इस अवस्था को डफ अवस्था कहते हैं। फिर समझते हैं CRI स्टेज यानी शीर्ष जड़े जमाव। शीर्ष जड़े जमाव किसे कहेंगे, गेहूं में बुआई के 21 दिन बाद या 20 से 25 दिन बाद गेहूं के तने से भूमि की सतह के पास निकलने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, निकलने वाली जड़ें शीर्ष जड़ जमाव कहलाती है एवं यह अवस्था सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था मानी जाती है गेहूं की फसल में।
और यह अवस्था के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? यह अवस्था के बारे में सर्वप्रथम RVL भारद्वाज ने बताया था। अब इसके बाद में कुछ और जानकारी है गेहूं के बारे में। अभी हम गेहूं के बारे में विशेष जानकारी देख रहे हैं। गेहूं की फसल में जब एक सिंचाई उपलब्ध हो तो तब पानी कब देना चाहिए, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। मान लीजिए किसान के पास सिंचाई, हालांकि जो है गेहूं की फसल में 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन क्या होता है कभी कभी किसान के पास केवल एक ही सिंचाई उपलब्ध हो पाती है। तो वो सिंचाई जो है कितने दिन में करना चाहिए या कौन सी स्टेज में करना चाहिए, इसके बारे में हम अच्छे से समझने वाले। यदि किसान के पास एक सिंचाई उपलब्ध हो तो जो है CRI स्टेज में ही सिंचाई करनी चाहिए, जो 21 दिन में आती है। अब इसके बाद यदि हम देखते हैं गेहूं की फसल में जब 2 सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो तब किस स्टेज में सिंचाई करना चाहिए, तो पहली तो जो है CRI स्टेज, जो बुआई के 21 दिन बाद आती है, उसमें करना चाहिए। और दूसरी सिंचाई पुष्पन अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। और जो पुष्पन अवस्था जो आती है वो कब आती है? फ्लोवरिंग स्टेज जिसे हम कहते हैं, वो 80 से 85 दिन में आती है। तो दूसरी सिंचाई जो है 80 से 85 दिन में करना चाहिए। इससे क्या है, फसलों का उत्पादन अच्छा मिलता है। विशेषकर हम अभी गेहूं की फसल के बारे में बात कर रहे हैं स्पेशली। अब मान लीजिए गेहूं की फसल में जब 3 सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो तब सिंचाई कब करना चाहिए? देखिए, पहली सिंचाई तो हमें CRI स्टेज में करना चाहिए, जो 21 दिन में आती है। और दूसरी सिंचाई जो है गांठ बनने की अंतिम अवस्था, जो 60 से 65 दिन में आती है, तब करना चाहिए। और तीसरी सिंचाई कब करना चाहिए? दूधी अवस्था, जो 100 से 105 दिन में आती है। तो इस तरह से जो है गेहूं की सिंचाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं, जो सिंचाई की दृष्टि से है। और फिर एक पॉइंट और देख लेते हैं, गेहूं में पानी की जल मांग कितनी होती है? 400 से 650 मिलीमीटर होती है। जबकि धान में जो है यदि हम जल मांग देखें तो 900 से 2500 मिलीमीटर होती है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और 1 किलोग्राम धान उत्पादन करने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि 1 किलोग्राम गेहूं उत्पादन के लिए 400 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वहीं यदि हम देखें जौ में, तो जौ में जो है 1 किलोग्राम उत्पादन करने के लिए अनाज को 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करिए, और यदि मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर का नए नए अपडेट आपको मिलते रहेगा पेपर की दृष्टि से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ऐसी क्लास आपको लाऊंगा कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा ही। तो जुड़ जाइए। तो चलिए हम आगे देखते हैं और भी फसल की क्रांतिक अवस्थाएं। अब हम देखने वाले हैं जौ और जई। जौ और जई की जो क्रिटिकल स्टेज होती है वो CRI स्टेज होती है। और CRI स्टेज को क्या कहते हैं? क्राउन रूट एनिटेशन स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में पानी देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। फिर आती है दूसरी स्टेज, फ्लोवरिंग स्टेज। यह भी जो है पानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेज मानी जाती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे चना, मटर, मसूर, अरहर, या हम सीधा कह सकते हैं कि जो भी दाल वाली फसलें रहती है उनके लिए जो क्रिटिकल जो स्टेज होती है सिंचाई की, तो पहली तो होती है ब्रांचिंग स्टेज, ब्रांचिंग एनिटेशन यानी ब्रांचिंग, जब उनकी शाखाएं निकलती है तब सिंचाई करना चाहिए। और दूसरी जो स्टेज होती है फ्लोवरिंग स्टेज, जैसे ही फूल आने लगते हैं उस समय सिंचाई करना चाहिए। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जो भी दाल वाली फसलें हैं, जैसे कॉमनली है चना, मटर, मसूर, अरहर, सोयाबीन, उड़द, मूंग और दलहन जो भी हो, तो उसमें सिंचाई का अनुपात इस तरह से तय किया जाता है। तो ये होती है उसकी क्रांतिक अवस्थाएं। अब हम देखेंगे, अब देखते हैं हम सरसों राई। तो सरसों राई की जो क्रांतिक अवस्था होती है वो क्या होती है? तो सरसों और राई की जो क्रांतिक अवस्था होती है सिंचाई की, वो होती है ब्रांचिंग स्टेज, यानी जब शाखाएं निकलती है, जब वो पौधा अपना विकास करता है और बहुत सारे कल्ले बनाना चालू करता है तब। फिर इसके बाद में फ्लोवरिंग स्टेज, दूसरी सिंचाई की अवस्था कौन सी रहती है? फ्लोवरिंग स्टेज। तो कॉमनली आपको ध्यान रखना होगा कि दाल वाली और तिलहन वाली जो फसलें हैं उनमें सिंचाई की अवस्था ब्रांचिंग स्टेज होती है और दूसरी होती है फ्लोवरिंग स्टेज। तो आप इस समय में यदि सिंचाई करेंगे तो निश्चित है उत्पादन अच्छा मिलेगा। फिर इसके बाद में आलू के बारे में बात करते हैं। तो आलू तो वैसे भी आपको पता है सब्जी का राजा कहलाता है, और आलू सोलनेसी परिवार का है। और
वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम, फैमिली है सोलेनेसी, और गुणसूत्र की संख्या 48 पाई जाती है। और यूं मान लीजिए कि भारत में सबसे ज़्यादा आलू की खेती यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश में होती है, और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल भी आलू का बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आलू के बारे में हम देखते हैं। आलू की जो क्रांतिक स्टेज जो होती है वो क्या होती है? तो पहली तो होती है जर्मिनेशन, जब आलू अंकुरित होता है, जब आलू की जो कंद में कलिकाएं होती है वो जैसे ही ग्रोथ करने लगती है तो उस समय हमें पानी सिंचाई करना चाहिए। फिर आता है स्टोलन स्टेज। अब स्टोलन स्टेज के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि स्टोलन स्टेज क्या होती है, तो बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। स्टोलन स्टेज जो है आलू के विकास की एक अवस्था है जिसमें क्या होता है, भूमिगत क्षैतिज तनों के निर्माण की प्रक्रिया है। भूमिगत क्षैतिज तनों के निर्माण की एक प्रक्रिया है जो मिट्टी की सतह के नीचे आलू के तने पर स्थित कक्षीय कलिकाओं से उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये होता है, ये जो स्टोलन जो स्थिति है, ये भूमिगत जो तना निर्माण होता है तो उसके क्षैतिज तनों के निर्माण की एक प्रक्रिया है जो मिट्टी की सतह के नीचे आलू के तने पर स्थित कक्षीय कलिकाओं से उत्पन्न होती है। कहने का मतलब एक कक्षीय कलिकाएं से ये जो है स्टोलन उत्पन्न होते हैं और इन्हीं स्टोलन में फिर कंद बनना चालू होते हैं। अब इसकी जो आलू की जो तीसरी स्टेज जो है, जो सिंचाई की जो इम्पोर्टेंट स्टेज है, वो है ट्यूबरलाइजेशन इनिशिएशन स्टेज। मतलब जब कंद बनने लगते हैं तब जो है हमें जो है सिंचाई बहुत ध्यान से करना चाहिए। अब देखते हैं गन्ने। गन्ने तो आपको पता ही है, शुगर कैन फसल है, इसे व्यापारिक फसल के नाम से जाना जाता है और कैश क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। और जो है हमारे जो भारत में जो है ये चीनी उद्योग कृषि क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैज्ञानिक नाम है सैकेरम ऑफिसिनेरम और फैमिली कौन सी है? ग्रैमनी। और इसका उत्पत्ति स्थान हम देखें तो न्यू गिनी है। और इसमें गुणसूत्र की संख्या 82 पाई जाती है। और भी किस्म के अनुसार गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। यदि हम देखें प्रति हेक्टेयर गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन हम देखें तो तमिलनाडु में होता है। और दक्षिण भारत में तो गन्ने में जो है अंधी गुड़ाई की जाती है। क्या की जाती है? अंधी गुड़ाई की जाती है। तो चलिए अब हम समझते हैं और थोड़ा सा गन्ने के बारे में। तो गन्ने की जो सिंचाई की अवस्था कौन सी रहती है? टेलरिंग स्टेज, यानी जब जो गन्ने के टुकड़े से बहुत सारे कलिकाएं निकलती है तो उसे जब वहाँ टिलर बनने लगते हैं तो उस स्टेज में पानी देना चाहिए। फिर देखते हैं अगली स्टेज क्या है, ग्रैंड ग्रोथ स्टेज, जिसे कल्ले में वृद्धि बोलते हैं। वो जो छोटे छोटे जो कल्ले निकले हैं नोड से, उनसे जो कलिका निकलती है वो धीरे धीरे बड़ी होती है और वो बहुत सारे गुच्छे के रूप में विकास करती है और बहुत सारे कल्ले बनाती है। तो उस समय की स्टेज को क्या कहेंगे? कल्ले में वृद्धि स्टेज कहेंगे। तो उस समय भी पानी को देना चाहिए। अब देखते हैं गन्ने में चीनी पड़ते समय, यानी शुगर मेकिंग, यानी जब गन्ना का विकास होते जाता है और उसमें शुगर बनना प्रारंभ हो जाता है तब भी पानी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब देखेंगे हम धान की फसल में। तो धान की फसल में सिंचाई की कब आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो धान में जो है सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था है टिलरिंग स्टेज। जब टिलर बनते हैं यानी कल्ले निकलते हैं उस समय पानी देना चाहिए। और यह स्टेज कब आती है? पौधरोपण के बाद पहले 10 दिन तक। मैं कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ही हमने धान की रोपाई की, नर्सरी से हमने रोपा तैयार था, उसको जैसे ही हमने खेत में ट्रांसप्लांट किए यानी उसकी रोपाई किए, और रोपाई करने के जस्ट 10 दिन बाद की जो स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज मानी जाती है? टिलरिंग स्टेज। तो इसमें जो है पानी देना ही चाहिए। यदि खरीफ ऋतु में यदि हम फसलों की खेती कर रहे हैं धान की तब तो ठीक है, तब तो वर्षा ऋतु का समय रहता है तो पानी समय समय पर मिलते रहता है। लेकिन जिस एरिया में या जो किसान रबी या फिर और भी गर्मी की ऋतु में धान की खेती करता है तो उस समय सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम देखेंगे अगली जो सिंचाई की जो स्टेज है फ्लावरिंग स्टेज। जब फूल आते हैं फूल आते हैं बाली में तब हमें सिंचाई करना चाहिए। और फिर दिया है ग्रेन फिलिंग स्टेज, मतलब फूल आने के बाद जब परागकण एवं निषेचन की क्रिया होती है तो दाना बनना प्रारंभ होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेन फिलिंग। तो इस समय भी जो है सिंचाई की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। यदि हम इस समय सिंचाई नहीं करेंगे तो फसलों में क्या होगा? पैदावार कम हो जाएगी। अब मक्के में देखेंगे सिल्किंग स्टेज। तो सिल्किंग स्टेज जो होती है ये मक्के की महत्वपूर्ण स्टेज होती है।
सिल्किंग, टेस्ला सिल्किंग स्टेज, और ये भी जो है सिंचाई की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। और फिर दूसरी है मिल्किंग स्टेज, जब जैसे ही पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है मक्के में, क्योंकि मक्के में तो पर परागण ही होता है। आपने यदि थोड़े से परागण एवं निषेचन के बारे में यदि आपने थोड़ा सा भी अध्ययन किया हो या स्टडी किए हो, तो आपको निश्चित ही पता होगा कि पर परागण वाली फसलें कौन सी है और स्वपरागण वाली फसलें कौन सी है। यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं एक स्पेशली वीडियो बनाकर अपनी प्ले लिस्ट में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। आपको निश्चित ही पूरी प्ले लिस्ट में ये वीडियो मिलेगा, तो आपको पूरी लिस्ट समझ में आ जाएगी कि कौन सी फसलें में स्वपरागण होता है और कौन सी फसलें में परपरागण होता है। तो मैं सिल्किंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज, ये दोनों स्टेज जो है पानी की महत्वपूर्ण स्टेज मानी जाती है मक्के में। अब देखेंगे ज्वार की जो महत्वपूर्ण जो स्टेज होती है सिंचाई की, वो होती है फ्लोरिंग स्टेज। फूल आते समय जो है सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरी क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे अपडेट आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे एग्रीकल्चर का छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, मैं दोनों स्तर को देखते हुए आपकी तैयारी में बिल्कुल तैयार हूँ। तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।